आपके साथ रंजन सिंह। बिहार में विधानसभा के चुनाव इसी वर्ष होने हैं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला नालंदा हमेशा से सुर्खियों में रहता है और इस बार भी है। देखिए, नालंदा जिला में जो अस्थामा विधानसभा क्षेत्र है, आज हम उस पर बात करेंगे। अस्थामा विधानसभा क्षेत्र जो है, वहां पर निर्दलीय 6 बार विधायक रहे हैं। क्या है वहां का समीकरण, किस तरीके से वहां पर 6 बार उम्मीदवार जीत जाते हैं, क्या है जातीय समीकरण, क्यों ऐसा होता है, कई ऐसे सवाल हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रियदर्शन जी हैं, उनसे जानेंगे कि आखिरकार अस्थामा में ऐसा होते क्यों आया है। रंजन, अगर हम आए अस्थामा विधानसभा क्षेत्र के ऊपर, तो बड़ा रोचक इतिहास रहा है अस्थामा का। आप देखिए कि वहाँ पर दल नहीं बल्कि व्यक्ति को अस्थामा के लोग जो हैं वो हमेशा प्राथमिकता देते रहे हैं, और इसी का नतीजा है कि बिहार की कुछ चुनिंदा विधानसभा सीटों में एक है अस्थामा, जहाँ से 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बल्कि 6 बार निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। हालांकि यह ट्रेंड वर्ष 2001 के बाद से बदल गया, और 2001 के बाद से लगातार यहाँ पर एक तरीके से कहें तो जदयू का कब्जा है, नीतीश कुमार की पार्टी का कब्जा है। इसका एक बड़ा कारण आप यह भी कह सकते हैं कि नीतीश कुमार वर्ष 2005 में मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने के बाद अस्थामा में एक यह आमतौर पर एक ये भी बातें कही जाती हैं कि आप विधायक नहीं बल्कि आप तो मुख्यमंत्री बना रहे हैं, क्योंकि आपके गृह जिला का व्यक्ति बिहार की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ रहा है। तो इस कारण से आप कह सकते हैं कि अस्थामा में बड़ा ही एक ऐसा समीकरण बनते आ रहा है कि नीतीश कुमार के नाम पर जदयू लगातार वहां मजबूती के साथ चुनाव दर चुनाव जीतते आ रही है। और इसमें वह ट्रेंड भी टूटा कि कैसे अस्थामा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत हासिल की थी। तो अगर हम इसके ऊपर आए तो आपको बताएं कि हाल फिलहाल में जो आखिरी बार व्यक्ति यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी रहे, अगर आप उनकी बात करेंगे तो उनका नाम था रघुनाथ प्रसाद सिंह उर्फ आरपी शर्मा। रघुनाथ प्रसाद सिंह उर्फ आरपी शर्मा ने 3 बार विधानसभा का चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर आरपी शर्मा जी, उन्होंने वर्ष 1985 और वर्ष 1990 में लगातार 2 बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अस्थामा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव जीता था, और उसके बाद पुनः एक बार वर्ष 2000 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव में जीत हासिल की थी। हालांकि उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया कि 2001 में उपचुनाव हुए, और उपचुनाव के बाद यहाँ समीकरण बदले। स्थिति ऐसे भी बदल गई कि जहाँ आप रघुनाथ प्रसाद उर्फ आरपी शर्मा की बात करेंगे तो वो जाति से भूमिहार थे, और वहाँ भूमिहार जाति के आखिरी विधायक जो हुए वह आरपी शर्मा हुए। वहीं वर्ष 2001 के विधानसभा चुनाव के बाद से जो समीकरण बदला, और मौजूदा जो वहाँ के विधायक जितेंद्र कुमार हैं वह जाति से कुर्मी है, तो वहां पे न केवल निर्दलीय प्रत्याशियों के चुनाव में जीतने का ट्रेंड बदला, बल्कि जातीय समीकरण भी बदल गया, और अस्थामा में भूमिहारों के ऊपर एक तरीके से कह सकते हैं कि कुर्मियों का जो है वहां पर ज्यादा बोलबाला हुआ, और एक समीकरण के हिसाब से वहां पर चुनाव जीतते रह रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि बिहार में जाति की छाती पर नाचती है बिहार की राजनीति, तो जाति की छाती, तो क्या समीकरण है उस जाति की? आपने बिल्कुल वाजिब सवाल पूछा, क्योंकि हम जब भी बिहार की बात करते हैं तो कोई भी विधानसभा क्षेत्र हो, कोई भी दल हो, तमाम समीकरण करीब करीब माना जाता है कि राजनीतिक दल बात भले ही कुछ भी करें, समीकरण जातियों पर ही करते हैं। तो अगर हम आपको जातीय समीकरण पर लेकर के आए तो आपको बताएं कि जो ये यहाँ का अस्थामा विधानसभा क्षेत्र है, अगर हम अपने स्क्रीन पर भी दिखा रहे होंगे दर्शकों को कि वर्ष 2020 के चुनाव में यहाँ कुल पंजीकृत जो मतदाता थे उनकी संख्या थी 2,91,267। वहीं जो पिछले वर्ष लोकसभा का चुनाव हुआ तो जिस नालंदा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत अस्थामा आता है, यहाँ मतदाताओं की संख्या बढ़कर के हो गई 3,03,479, और इसमें अनुसूचित जाति की जो कुल आबादी है वह करीब 25% है, जबकि मुस्लिमों की आबादी करीब 5.1% है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुर्मी जाति से जुड़े हुए लोगों की एक बड़ी आबादी है, और साथ ही साथ यहाँ पर जिस जाति की निर्णायक भूमिकाएं होती हैं उसमें यादव, पासवान और भूमिहार तमाम जीत हार में निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। तो चूंकि लगातार जैसा मैंने आपको बताया कि कुर्मी जाति वहाँ पर एक इसलिए भी रही है प्राथमिकता में क्योंकि नीतीश कुमार जिस जाति से आते हैं तो उनका एक वहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो लोकल सेंटिमेंट होता है वह उससे जुड़ता है। और जितेंद्र कुमार के बारे में ये कहा जाता है कि जितेंद्र कुमार खुद तो उस इलाके में चुनाव जीतते ही हैं, लेकिन मूल रूप से नीतीश कुमार का चेहरा इतना बड़ा होता है जिसके आड़ में जितेंद्र कुमार के लिए हर एक चुनाव में राहें आसान हो जाती हैं।
और नतीजा है कि वो चुनाव दर चुनाव जीतते रहे हैं। जैसे अगर पिछले चुनाव का ही हम आंकड़ा ले लें तो आप देखिएगा कि जदयू उम्मीदवार को यहाँ पर 51,525 वोट आए थे, जबकि उनके मुकाबले जो आरजेडी के उम्मीदवार थे जो दूसरे नंबर पर रहे थे उनको यहाँ 39,925 उम्मीदवार आए थे। और आपको याद ही होगा कि चिराग पासवान की पार्टी लोजपा ने तब जेडीयू ने जहाँ जहाँ चुनाव में उम्मीदवार उतारे तमाम जगहों पर उम्मीदवार उतारे थे, तो उसमें अस्थामा सीट भी शामिल थी और लोजपा के उम्मीदवार को तब 21,844 वोट आए थे। और माना गया था कि इसमें एक बड़ा वोट वह वोट बैंक था जो कि उस इलाके के पासवान और अगरी जातियों यानी कि खास करके जो भूमिहारों का वोट था। और पासवान और भूमिहार के बारे में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे निर्णायक भूमिका में रहते हैं, तो वो वोट माना गया कि 21,844 लोजपा के खाते की ओर गई, जिसका बड़ा फायदा यहाँ पर जदयू को हुआ और वोटों के टूटने के कारण जदयू उम्मीदवार यहाँ पर चुनाव में जीत हासिल। लेकिन ये चीज़ें तो तय है ना कि अगर एनडीए का उम्मीदवार होता है तो भूमिहार जाति जो है वो भाजपा और जेडीयू के साथ जाना पसंद करती है, अगर उसका उम्मीदवार नहीं होता है तो। हाँ, जैसे भूमिहार जाति पर इन्होंने पाई वहाँ पे जो मैंने बताया आपको कि पासवान जाति भी काफी निर्णायक भूमिका में है। पासवानों का भी एक अच्छा खासा वोट बैंक है और इसीलिए मैंने आपको लोजपा की वो चर्चा की कि कैसे चिराग पासवान ने जब कैंडिडेट खड़ा किया तो चिराग के कैंडिडेट को वहाँ 21,000 से ज़्यादा वोट आए। तो उसके पीछे का मूल कारण यही माना गया था कि जो कुछ समीकरण बैठे थे उन समीकरणों में पासवानों के एक बड़े वोट बैंक ने उनकी ओर वोट किया, साथ ही साथ कुछ अन्य लोगों का साथ मिला, जिसका नतीजा रहा कि वहाँ पर 21,000 से ज़्यादा वोट लाए। लेकिन इस वाजिब सवाल है कि अगर वो समीकरण बदले, कोई दूसरा दल कोई दूसरे उम्मीदवार को, तो क्या होगा, ये सवाल है कि अगर आरजेडी जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में एक गेम खेली, कुशवाहा समाज के लोगों को ज्यादा टिकट दे दिया जी, और कहीं ना कहीं वोट हुआ भी, औरंगाबाद में जीत भी हुई। लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि जो लंबे समय से ये चलता आ रहा है तो आरजेडी संभवतः फिर से वहां पर भूमिहार उम्मीदवार कैंडिडेट उतार सकती है, ऐसी चर्चा चल रही है। तो क्या ऐसे में आपको क्या लगता है? मैंने हम दर्शकों को भी बताया और आपको भी रंजन बताया कि मैंने जब शुरू किया था तो आपको बताया था कि यहाँ का एक ट्रेंड रहा है कि निर्दलीय प्रत्याशियों को चुनाव में जिताना, और उसमें मैंने जिनका नाम लिया था तो वो भूमिहार प्रत्याशी ही थे। आरपी शर्मा, जिन आरपी शर्मा के बारे में मैंने आपको बताया वो भूमिहार ही थे। तो स्वाभाविक है कि इस इलाके में भूमिहारों को लेकर के एक ऐसा शुरू से रहा है जो निर्णायक भूमिका में ही नहीं बल्कि नेतृत्व करने की भूमिका में रहे। और आरजेडी के सूत्रों का भी इस बार यही कहना है कि इस बार आरजेडी वहां पर एक बड़ा गेम चेंज कर सकती है, जिसमें आरजेडी की ओर से अस्थामा विधानसभा क्षेत्र में कोई भूमिहार चेहरा मैदान में उतारा जा सकता है। इसका बड़ा फायदा यह हो सकता है कि जो उस इलाके में काफी निर्णायक भूमिका में भूमिहार वोटर्स हैं और एक परंपरागत तौर पर एक ऐसी अवधारणा है कि इनका वोट एनडीए की ओर जाता है, तो उस वोट बैंक में सेंधमारी करने में आरजेडी के एक भूमिहार कैंडिडेट अगर होते हैं तो वो सफल हो सकते हैं, क्योंकि उनको जो अन्य कुछ मुस्लिम वर्ग हैं, यादव है, जो एमवाई समीकरण होता है, उनका अगर साथ मिले तो इससे एक बड़ा गेन यहाँ पर आप कह सकते हैं कि आरजेडी खेल करके और उस गेम में सफल भी हो सकती है। उस क्षेत्र में किनकी चर्चा है विधानसभा में, कौन कौन वहां पर लड़ सकते हैं, ये कुछ जानकारी अपने दर्शकों को दे दें। बिल्कुल, ये भी एक बड़ा सवाल है। और जैसे आप कुछ सक्रिय लोगों को अगर वहाँ देखिए, जैसा मैंने बताया कि वहाँ जो सूत्रों का कहना है, तो सूत्रों का कहना है कि आरजेडी एक रणनीति पे ये काम कर रही है कि कौन कौन से लोग वहाँ पे कैंडिडेट हो सकते हैं, तो विशेषकर भूमिहार समाज के। हालांकि उनकी ओर से यादव समाज हो या अनिल समाज हो, तमाम वर्गों के लोगों के प्रोफाइल्स मंगाए जा रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो इस समीकरण के आधार पर जिनको वहाँ पे चुनाव में उतारा जा सकता है, तो उसमें एक नाम जिनका चल रहा है वह नाम है रविरंजन कुमार उर्फ छोटू मुखिया। रविरंजन कुमार उर्फ छोटू मुखिया के बारे में आपको बताएं कि ये मौजूदा समय में प्रखंड संघ मुखिया अध्यक्ष कतरीसराय अस्थामा से आते हैं, 4 साल से मुखिया हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पूरे के पूरे नालंदा जिला में सर्वाधिक वोटों से मुखिया का चुनाव केवल 24 वर्ष की उम्र में जीतने वाले ये सबसे युवा मुखिया हुए। और छोटू मुखिया भले की उम्र भले ही छोटे हों, लेकिन उन्होंने काम बड़े बड़े किए हैं। जैसे केवल 24 साल की उम्र में मुखिया का चुनाव जीत जाना, सबसे ज़्यादा वोटों से चुनाव जीत जाना। और कहा जाता है कि न केवल जिस जाति से आते हैं यानी कि भूमिहार जाति से, बल्कि इसके अतिरिक्त जो अन्य कई जातियां हैं, चाहे यादव हों, मुसलमान हों, अनुसूचित जाति के लोग हों, कुर्मी समाज के लोग हों,
उनके बीच भी इनकी अच्छी खासी पैठ है और उस पैठ का बड़ा फायदा छोटू मुखिया को चुनाव में मिल सकता है अगर उन्हें आरजेडी की ओर से उम्मीदवार बनाया जाता है, क्योंकि वो उनके जो अब देखिए मुखिया का चुनाव जीते तो आखिर सबका समर्थन मिला तब तो जीते। मुखिया संघ में भी उन्होंने अच्छा काम किया है तब तो लोगों का समर्थन मिला हुआ है। तो इसका एक बड़ा असर इनको मिल सकता है कि सबको साथ लेकर के यह आरजेडी का लालटेन वहां जलाने में सफलता हासिल कर सकते हैं। तो आरजेडी संभव है कि इनके नाम पर विचार कर सकती है। नहीं, एक ये सवाल उठेगा कि पिछली बार आरजेडी ने भी कुर्मी कैंडिडेट दिया, जेडीयू ने भी कुर्मी कैंडिडेट दिया, तो क्या लगता है उसका क्या बेनिफिट हुआ आरजेडी को? एक और आपको बताएं, पिछले चुनाव में तो जाएंगे ही, इस चुनाव में जाए, जैसा मैंने आपको बताया ना कि लगातार यहाँ पर नीतीश कुमार के नाम पर उम्मीदवारों का जो है कह सकते हैं कि जेडीयू उम्मीदवार चुनाव जीतते रहे हैं। तो इस बार उसी कुर्मी उम्मीदवार को लेकर एक और चर्चा है और वह चर्चा है आरसीपी सिंह की बेटी के नाम को लेकर। आरसीपी सिंह जो एक दौर में नीतीश कुमार के काफ़ी खास हुआ करते थे, उन्होंने नीतीश कुमार से नाराजगी के बाद उनकी पार्टी छोड़ दी। हम सब ने देखा कि वे भाजपा में गए, उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया, उसके बाद अभी वो जनसुराज में आ गए हैं। और कहा जा रहा है कि अस्थामा विधानसभा क्षेत्र से जनसुराज के टिकट पर आरसीपी सिंह की बेटी लता सिंह इस बार चुनाव में उतर सकती है। आपको बताएं कि जो लता सिंह हैं वह आरसीपी सिंह की छोटी बेटी हैं और लगातार आरसीपी और उनकी बेटी लता का पूरा अस्थामा विधानसभा क्षेत्र में दौरा चल रहा है। कई जगहों पर वो घूम रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। तो चूंकि आरसीपी सिंह भी कुर्मी जाति से ही आते हैं, तो ऐसे में संभव है कि कुर्मी जाति से आने वाले आरसीपी सिंह की बेटी लता सिंह वहां पर कुर्मियों को वोट बैंक को भी अपनी ओर आकर्षित करें, जिसका बड़ा फायदा हो सकता है कि अगर कुर्मी का वोट बैंक टूटता है तो दूसरी ओर जो एमवाई समीकरण है, जो मल्लाह समीकरण है आरजेडी के साथ में, और उसमें अगर भूमिहार कैंडिडेट के रूप में छोटू मुखिया या इसी तरीके से कोई व्यक्ति सामने आते हों तो उसका बड़ा फायदा आरजेडी को वहां मिल सकता है और इसके समीकरण जो तमाम इस ओर इशारा करते हैं। नहीं, एक तो ये भी तो ठीक है, छोटू मुखिया की बात है, वहाँ से जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो पिछली बार लोजपा से उन्होंने चुनाव लड़ा, तो क्या वो भी वहाँ से लड़ सकते हैं? चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति अगर 21,000 वोट लाता है तो 21,000 वोट लाने वाले कैंडिडेट अपने आप को पुनः जो है अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर सकते हैं। तो इस बार के टिकट में बंटवारे के दौरान यह भी देखने को मिल सकता है कि एक बार फिर से यहाँ यह भी ध्यान देने की बात है कि जो चिराग पासवान हैं, संभव है वो अस्थामा सीट पर दावेदारी करें कि हम यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे, पिछले बार हमने बढ़िया प्रदर्शन किया था, आप हमें टिकट दीजिए। और वैसी स्थिति में अगर कुछ होता है तो इसका भी बड़ा फायदा, चिराग पासवान अलग अलग तरीके से भी अपने विरोधियों को मात देते हैं या साथ रहने वालों को भी मात देते हैं। आप याद कीजिए, इमामगंज में इसी वर्ष विधानसभा के उपचुनाव हुए थे और वहाँ पर पासवान जाति की बड़ी आबादी थी। संयोग से वहाँ पर जितेंद्र पासवान नाम के ही एक कैंडिडेट भी थे जो कि जनसुराज से थे। पासवानों की बड़ी आबादी है इमामगंज में और वहाँ पर जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी कैंडिडेट थी एनडीए समर्थित, लेकिन वहाँ चिराग पासवान चुनाव प्रचार करने नहीं गए थे। नतीजा हुआ था कि जितेंद्र पासवान ने वहाँ पर जीत भले ही हासिल नहीं की हो, लेकिन अपने जमानत बचाने में और काफ़ी वोट लाने में सफल रहे थे। तो ये एक रणनीति का ही हिसाब कह सकते हैं चिराग पासवान का रहा हो, जिसे लेकर के लगातार जीतन राम मांझी की पार्टी के लोग आरोप भी लगाते रहे थे। तो अगर ऐसी स्थिति में यहाँ भी वो किसी को झटका देना चाहें तो वो झटका दे सकते हैं। चुनाव के दौरान ऐसा संभव है, कुछ ऐसा भी हो सकता है। हालांकि हम बात करेंगे आरजेडी की ओर और जेडीयू की ओर में, तो इसमें जो कि जेडीयू का वो सिटिंग सीट है जी, जेडीयू के ही विधायक, इसीलिए बोल रहा हूँ कि चूंकि बात अगर हम इनकी ओर करें तो चिराग पासवान ऐसा कुछ करेंगे और उनको सब कुछ सफलता मिलेगी, ऐसा कुछ दिखता नहीं है। लेकिन मैंने इमामगंज वाला उदाहरण इसलिए आपको दिया कि इमामगंज में हाल में ही एनडीए में रहते हुए ही जीतन राम मांझी की बहू के लिए चुनाव प्रचार नहीं करना चिराग का एक अलग किस्म का मैसेज था और अभी भी लगातार वो जो नीतीश कुमार की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों से इससे इनकार नहीं कर सकते हैं कि चिराग कोई बड़ा गेम खेलें और इस बार उस गेम में कई सीटों पर फिर से कई उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, विशेषकर वहां जहां पासवान वोट बैंक निर्णायक भूमिका में हो, जैसे अस्थामा विधानसभा क्षेत्र है। अस्थामा विधानसभा क्षेत्र में भी पासवान अच्छी खासी आबादी है जी। लेकिन यह सवाल तो है ना कि जेडीयू और आरजेडी वो लोजपा से लड़े हैं, लेकिन आरजेडी का जो कैंडिडेट होगा तो वो लोजपा से कैसे लड़ेगा? यदि ये बात ही नहीं है ना कि अभी तो इस पे चर्चा ही नहीं कर सकते हैं।
क्योंकि वो तो जब उनके साथ हैं तो हम तो सीधी बात कह सकते हैं कि इस बार के चुनाव में वहां पर फिर से जदयू वर्सेस आरजेडी देखने को मिलेगा। तो लोजपा की तो बात ही छोड़ सकते हैं। और उसमें अगर देखेगा तो उसमें जिन लोगों की चर्चा है, जिनकी संभावनाएं हैं, तो उसमें जी एक जो संभावना बन रही है जो कि है कि जातीय समीकरण निभा करके चुनाव जीतने में, जिसमें एक और तो जो एनडीए का परंपरागत वहाँ वोट बैंक है, वोटर्स हैं, और साथ ही साथ जो मौजूदा विधायक हैं, तो दूसरी ओर आरजेडी की ओर से इस बार एमवाई समीकरण के साथ वहाँ भूमिहार कैंडिडेट बना करके और एम वाई और बी इन तीनों को एक साथ लेकर के और वहां पे कोई बड़ा गेम खेल सकते हैं, जिससे कि वह दौर आ सकता है जबकि 1985, 1990 और सन 2000 के चुनाव में वहां से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भूमिहार कैंडिडेट ने जीत हासिल की थी, और इस बार सबका साथ लेकर के आरजेडी का लालटेन उसी दिशा में जले, उस दिशा में काम हो सकता है और नीतीश कुमार के लिए एक चुनौती पेश की जा सकती है। चलिए, तो देखिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी ने तमाम बातें बताई है। अस्थामा सीट की जानकारी हम इनसे ले रहे थे। अस्थामा सीट में जातीय समीकरण से लेकर आरजेडी और जेडीयू से तो कैंडिडेट हैं ही जो विधायक हैं, और आरजेडी से यह चर्चा का विषय है। यह बताया जा रहा है कि वहाँ से जो छोटू मुखिया, रवि रंजन कुमार उर्फ छोटू मुखिया जो हैं, वो क्षेत्र में घूम रहे हैं। इस बात की जो चर्चा है वो चल रही है, जैसा कि इन्होंने बताया है पूरी बातों को। लेकिन अब देखना होगा कि अंतिम निर्णय क्या होता है। अंतिम निर्णय पार्टी को लेना होता है कि किसको कहाँ उतारना है, कौन से कैंडिडेट फिट बैठेंगे। ये पार्टी भी अपने स्तर से सर्वे कराती है। लेकिन जो जानकारी है कि छोटू मुखिया का दबदबा वहाँ पर है, और वो बहुत कम एज में मुखिया रहे हैं और सबसे अधिक वोट से मुखिया रहे हैं। अभी भी वो क्षेत्र में घूम रहे हैं। कुछ तस्वीरें भी तमाम लोगों के हम आपको दिखा देंगे, चाहे जितेंद्र कुमार हो या फिर जो प्रत्याशी हो सकते हैं, ये तमाम लोगों की तस्वीरें भी हम आपको अपने स्क्रीन पर दिखा रहे होंगे। लेकिन देखना ये होगा कि अंतिम निर्णय होता क्या है, कौन जंग में आएगा और नीतीश कुमार को कितनी चुनौती दे पाएगा, क्योंकि नालंदा यानी नीतीश कुमार, और यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है। अस्थामा जो है वो नालंदा में ही है। अब देखना है कि इसमें क्या कुछ होता है, कौन सी पार्टी किस कैंडिडेट को अपने स्तर से वहां उतारेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल जो खबर थी वो हम आप तक पहुंचा रहे थे। गणेश फाउंडेशन के साथ, नमस्कार।